हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एस के मिश्रा आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन परिवार आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ है। तो पॉलिटी ही हमारा सब्जेक्ट है, तो उसी क्रम में हम चीज़ों को आगे पढ़ते जाएंगे और एक के बाद एक वीडियो हम आपके लिए लाते जाएंगे, जो कि वनडे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है हर एक वीडियो बहुत ही अच्छे से आप उसको देखिए, जो भी चीज़ें उसमें आपको लायक हैं आप उसको अंडरलाइन करिए, पढ़िए और एग्जाम वनडे एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कीजिए। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि राज्य सरकार फिर से एक्टिव हुई है, हो सकता है वैकेंसी आ ही जाए। फिलहाल तो तानाशाही का जमाना इन लोगों का चल रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए यूपीएसआई की वैकेंसी आ भी गई तो आप जो है यूपीएसआई वाले हों, चाहे स्टेट पीसीएस वाले हों या वनडे एग्जाम या पीटी की जो भी परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा काम केवल है तैयारी करना, हमारा आपका काम केवल है तैयारी करना, वैकेंसी लाना नहीं। क्योंकि अगर वैकेंसी लाना हमारे हाथ में होता तो हम लोग कब की वैकेंसी ला चुके होते। तो इसलिए आप इस माध्यम से मत बैठिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, आप इस अनुमान में मत लगा के बैठे रहिए। अगर वैकेंसी आ गई तो हो सकता है आप लोगों को मौका बहुत कम मिले तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए आप अपने से सतर्क रहें, अपनी चीज़ों को आप पढ़ते रहें लगातार। जब वैकेंसी आएगी तो आप अपना रिवीजन जारी रख लीजिएगा, क्योंकि आपके उस समय आपको पढ़ने के लिए कुछ न रहे, ताकि केवल आप रिवीजन करते रहें और ताकि आप अच्छे से एग्जाम को क्रैक कर सकें। और रही बात यूपीएसआई की, तो यूपीएसआई के देखिए, यूपीएसआई ये बहुत प्रीवियस ईयर जैसा आपने पेपर देखा जो पिछले 2017 में हुआ था, उसका लेवल आप देख रहे हैं तो उसका लेवल कितना अप लेवल का पेपर हुआ था। तो उस पेपर का आप एनालिसिस करिए और देखिए कि कहाँ से प्रश्न आए थे, आगामी प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, आयोग इससे ऊपर जा सकता है या इसके नीचे जा सकता है या उसी लेवल तक ही मेंटेन करेगा। तो इसको देखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो एक शब्द होता है सिलेबस, जो सिलेबस होता है इसको जानना बहुत जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या है, कि किस परीक्षा के लिए हम तैयारी करने आए हैं और हमको उसमें पढ़ना क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। बिना इसके जाने आप किसी परीक्षा की तैयारी कायदे से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप कंटेंट क्लियर करिए कि उसमें पढ़ना क्या है हमको, और उसके बाद आप जैसे भी आप अपनी टेक्स्ट बुक है या यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपने आप को प्रिपेयर रखिए। क्योंकि अगर वैकेंसी आ गई मित्रों तो बहुत ज़्यादा मौका आपको मिलेगा नहीं। तो इसी संदर्भ में हम इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए, लगातार जारी रखिए। वैकेंसी जब आएगी तो फिर देखा जाएगा। तो पॉलिटी में चलिए आज हम लोग आपके लिए 2-3 टॉपिक लेके आए हैं, जैसे कि महान्यायवादी है, महाधिवक्ता या नियंत्रक मालिका परीक्षक। ये भी हमारे संविधान का ही भाग, इससे भी प्रश्न बनते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको हम आज बहुत अच्छे से कवर करते हैं, प्रश्न इससे बाहर नहीं होगा। आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि महान्यायवादी है क्या। देखिए, महान्यायवादी भी भाग 5 का हिस्सा आपने भाग 5 में राष्ट्रपति को पढ़ा था। मेरी एक वीडियो राष्ट्रपति के ऊपर थी, आप जानते हैं। राष्ट्रपति को लेकर एक वीडियो मैंने बनाया जो आप लोगों ने देखा, और राष्ट्रपति के बारे में जो आर्टिकल थे वो था 52 से लेकर 62 तक, आपने वहाँ कवर किया। आज हम लोग कुछ और आर्टिकल पढ़ने जाते हैं। और आपने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, न्यायालय वाले भाग से 124 से लेकर 147 तक हमने कवर किया। संघ एवं राज्य क्षेत्र था, संघ एवं राज्य क्षेत्र में आपने 1 से 4 तक कवर किया। और मित्रों, मूल अधिकारों में जहां 15-16 की चर्चा होनी थी, वहां समय के अभाव के चलते मैंने एक ही केवल अनुच्छेद पढ़ा पाया 15 के। और चलिए जब उसको हम पढ़ाएंगे 12 से 35, तो जो समानता का अधिकार होगा उसके अंतर्गत हम 14 से 18 तक या 19, उसके बाद पूरी चीज़ें कवर कर देंगे। वहाँ पे छूटेगा नहीं आपका एक भी प्रश्न। आप लोग ध्यान से वीडियो देखते रहिए बस। तो चलिए भाग 5 में महान्यायवादी की हम चर्चा करते हैं। देखिए, महान्यायवादी होता क्या है कि महान्यायवादी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप उसको देख लीजिए। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसी को महान्यायवादी कहा जाता है, जिसकी चर्चा संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 76, देखिए भाग 5 और आर्टिकल 76 में जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 76 कहता क्या है कि अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में कौन सी वो बात कही गई है जो हम लोग यहाँ आज देखने जाएंगे। तो देखिए, भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 76 कहता है भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को विधिक मामलों, जो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, देखिए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन ये है, सर्वोच्च विधिक अधिकारी होगा, साथ ही भारत सरकार को विधि से संबंधित मामलों पर सलाह देगा। किससे संबंधित? विधि से संबंधित मामलों पर सलाह देगा।
देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा नहीं, आप प्लस ध्यान लगा के वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ से जो भी क्वेश्चन निकल कर आएंगे हमको एक एक चीज़ आपको बताते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन बनना शुरू हो गया है यहीं से कि महान्यायवादी की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आप बता सकते हैं कि महान्यायवादी की चर्चा संविधान का अनुच्छेद 76 अर्थात मतलब अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अब देखिए महान्यायवादी अगर पूछा कि भारत का, यह पूछा कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी या सर्वोच्च विधिक या विधि से संबंधित जो विधिक अधिकारी होगा वो कौन है, तो भारत सरकार का देखिए सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। विधिक अधिकारी कौन है, महान्यायवादी। अगर पूछा महान्यायवादी का कार्य क्या है, तो आप बता सकते हैं भारत सरकार को विधि से संबंधित मामलों पर विचार देना या मत देना या अपना मत प्रस्तुत करना। अब देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति आपने जाना न्यायवादी महान्यायवादी होगा, अब उसकी नियुक्ति कौन करेगा आइए उसको देखते हैं। देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति जो है संघीय मंत्रिपरिषद करती है। कौन करेगी, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर पूछा डायरेक्ट उत्तर कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो आप बता सकते हैं कि राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। देखिए महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, एक शब्द आया है ध्यान दीजिए इसको, ये संविधान में आपको देखने को मिलेगा जगह जगह कि महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद, माफ करिए टाइपिंग एरर है, ये पद है, पद धारण करेगा अर्थात राष्ट्रपति उसे किसी भी समय हटा सकता है। देखिए संविधान में जहां अगर ये शब्द मिले आपको कि जो भी अधिकारी होंगे अगर उनके बारे में ये लिखा गया है कि वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि उसे राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है, उसे राष्ट्रपति किसी भी समय हटा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। ध्यान दीजिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा अर्थात राष्ट्रपति उसको चाहे जब हटा सकता है या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। आइए आगे देखते हैं क्या है महान्यायवादी के बारे में। देखिए कुछ चीजें यहाँ और दर्शाई गई हैं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। ये देखिए MC सीतलवाड़, ये जो है प्रथम थे। देखिए नाम इनका याद रखिए आप लोग दोस्तों, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जहां वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां आपको ये सब चीजें काम देंगी, जहां एक लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर की बात कही जाती है। तो पहले कौन थे आप उनको देख लीजिए। पहले कौन थे, MC सीतलवाड़। इनका कार्यकाल 1950 से लेके 1963 तक, 1950 से लेकर 1963 तक। और या प्रथम पूछा या वर्तमान पूछा, तो वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में जो नाम है KK वेणुगोपाल, 2017 से लेकर अब तक ये अपने पद पर बने हुए हैं। अब ध्यान दीजिए ये तो बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है, नए में आयोग प्रश्नों के साथ छेड़खानी करता है। जो सिविल वाले हैं लड़के वो ध्यान देते रहें कि उनके लिए मैटर क्या आएगा, उनके लिए पहला और अंतिम, पहला और अंतिम। अगर ये पूछ लिया वर्तमान में, अंतिम का मतलब यहाँ वर्तमान से है, अंतिम का मतलब यहाँ वर्तमान से। अगर वर्तमान में पहला न पूछा तो ध्यान दीजिए बीच से चीजें पूछेगा निकाल के, आखिर इनमें से कौन ऐसे हैं जो भारत के महान्यायवादी के पद पर रह चुके हैं। तो आप जो है टेक्स्ट बुक में उसको कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ उन सब चीज़ों की चर्चा हम नहीं करने वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था मैं फिर से किताब यहाँ नहीं छपवाऊंगा, जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको यहाँ लिखवाते चल रहा हूँ। तो आपने देखा पहले कौन थे और वर्तमान में कौन है। नेक्स्ट देखिए वेतन एवं पदावधि, जो महान्यायवादी होगा उसको वेतन कितना मिलेगा, वो कब तक अपने पद पर बना रहेगा। देखिए जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। महान्यायवादी के बारे में प्रश्न जो है वैसे ही प्रश्न बनेंगे कि वेतन एवं पदावधि के बारे में अगर पूछा कि महान्यायवादी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, अगर मान लीजिए 1 2 3 ऐसे कथन करके दिया, कौन पूछा कौन सा कथन सत्य है और दे दिया कि महान्यायवादी का वेतन मान लीजिए दे दिया कि 2,80,000 दे दिया, ठीक, और 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, या राष्ट्रपति जब तक निर्धारित करे, या राष्ट्रपति जब तक निर्धारित करे, या इनमें से कोई नहीं। तो महान्यायवादी के बारे में देखिए आप, अगर आप चीजें पढ़े रहेंगे तो ऐसे प्रश्नों को आप हल कर ले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेतन एवं पदावधि जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वही उसको मिलता है। इसका मतलब 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, ये भी गलत है। 2,80,000 वेतन है, ये भी गलत है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो निर्धारित करेगा, तो ऐसे कूट टाइप के जो प्रश्न आएंगे आप उनको जो है देखते रहिए। इसी से में ही प्रश्न कूट वाले बनते हैं। तो इन चीज़ों को आप अगर को रिलेट करके पढ़े रहेंगे एक दूसरे से, तो यहाँ आपको चीज़ें क्वेश्चन इस टाइप के करने में आसानी होगी। ये देखिए योग्यता, महान्यायवादी के लिए जो योग्यता विधित की गई है वो क्या है।
योग्यता क्या है? राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो ध्यान दीजिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। किसकी योग्यता रखता हो? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता दी गई है वो अनुच्छेद 124(3) के तहत दी गई है। जो आप लोगों ने न्यायपालिका के पहले वीडियो में, मैंने एक न्यायपालिका के बारे ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को हम लोगों ने पढ़ा, तो उसमें आप देखेंगे कि आर्टिकल जो है 124(3) में सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई, जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो है कि किसी भी न्यायालय में वो 5 वर्ष तक रहा हो या अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। ठीक, तो सब चीजों को आप देखते रहिए। तो ऐसे देखिए, राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, जो कि अनुच्छेद 124(3) में परिभाषित है। देखिए, कर्तव्य एवं शक्तियां, कर्तव्य एवं शक्तियां, महान्यायवादी के कर्तव्य क्या होंगे और उसकी पावर क्या है, और ये देखिए ड्यूटीज क्या है उसकी। देखिए पहला देखिए, भारत सरकार का विधिक सलाहकार। अगर राष्ट्रपति सलाह देने को कहेगा महान्यायवादी को, महान्यायवादी भारत सरकार को विधिक मामले पर, जो भी विधिक मामले होंगे, विधि से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे, महान्यायवादी उस पर भारत सरकार को अपनी राय देगा। महान्यायवादी को, सेकंड देखिए, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी भारत के राज्य क्षेत्र हैं उनमें कहीं भी भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में जितने भी न्यायालय होंगे, सभी न्यायालयों का मतलब यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों से है। सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा, सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जैसा कि यहाँ लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखिए थर्ड पॉइंट, संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, भाग लेने का अधिकार, विचार देने का अधिकार, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं। देखिए ये जो योग्यताएं कर्तव्य हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है प्रश्न बने हुए हैं कई बार और फिर से बन सकते हैं, तो आप इनको देखते रहिए। उसका काम क्या कि भारत सरकार को विधिक सलाह प्रदान करना। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित, भारत में जितने भी सर्वोच्च न्यायालय, देखिए दिल्ली में आप जानते हैं पूरे भारत के लिए। रही बात उच्च न्यायालयों की, तो भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी उच्च न्यायालय होंगे उन सभी में वो सुनवाई कर सकता है, सुनवाई करने का उसको अधिकार होगा, ये उसका अधिकार है। अब देखिए संसद की कार्यवाही, संसद के किसी भी सदन का मतलब आप जानते हैं, संसद अगर है, संसद के 2 सदन आप लोग जानते हैं कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किसी भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। देखिए जब इन लोगों की संयुक्त बैठक होती है, जो लोकसभा राज्यसभा की आप पढ़ेंगे संयुक्त बैठक, जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल 108 में 108 में, तो वहाँ ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी कि संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, विचार दे सकता है, सलाह दे सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता किसी भी स्थिति में, क्योंकि वह संसद के किसी भी सदन मतलब दोनों सदन, किसी भी सदन का सदस्य नहीं। ये तीनों पॉइंट आपके वही वाले हैं जो मैंने बताया, यूपी दरोगा और पीसीएस वाले देखते रहें। अगर यहाँ से क्वेश्चन 1 2 3 आएगा कौन सा सही है, तो आप इस सब चीज़ों को आसानी से कर ले जाएंगे। इनको आप देखते रहिए कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं कोर्ट वाले। नेक्स्ट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट, महान्यायवादी की सहायता के लिए। देखिए महान्यायवादी, अगर आप कोई कार्य करने जाते हैं देश के हित में है या राष्ट्र से संबंधित है, तो अकेले आप उन चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए होगा क्या कि महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा दो अतिरिक्त एडिटर सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाएंगे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, महान्यायवादी की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तथा 2 अतिरिक्त एडिटर सॉलिसिटर जनरल, ये शब्द यहाँ नया जुड़ा है, एडिटर सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। अब देखिए ये जो पद हैं कौन कौन से, एक ये और ये, इन पद के सृजन के लिए संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है, मतलब ये भारत सरकार के द्वारा सृजित किए गए, ये संवैधानिक पद नहीं है। जहां महान्यायवादी की चर्चा देखिए आपने अनुच्छेद 76 में पढ़ा, इसको संविधान के प्रावधानों के तहत स्थापित किया गया है और इनको भारत सरकार के द्वारा अपने वैचारिक मतों द्वारा।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी को उसकी निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। देखिए अगर महान्यायवादी, मैंने बताया कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की जो योग्यता रखेगा, तो जाहिर सी बात है या तो वकालत किया होगा या जज के पद पे रह चुका होगा, न्यायाधीश के पद पर, उसको जो निजी प्रैक्टिस होती है उससे आप उसको नहीं रोक सकते। भारत सरकार उसको निजी प्रैक्टिस से नहीं रोक सकता। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए महान्यायवादी के बारे में आप लोग जितनी चीज़ें पढ़े आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। महान्यायवादी के बारे में क्वेश्चन इससे बाहर संभवतः नहीं जाएगा। अगर जाता भी है तो आप लोग कोई ना कोई टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ते रहिए। टेक्स्ट बुक आप पढ़ते रहिए। वीडियो बनाने का माध्यम यह है कि अगर परीक्षाएं मान लीजिए नज़दीक आ गई हैं या अगर वैकेंसी आ भी गई तो आप इस वीडियो का इस्तेमाल अपने रिवीजन के तौर पर कर सकते हैं। ये क्विक रिवीजन के तौर पे आपको एक काम देगा, एक बूस्टर की तरह। चलिए नेक्स्ट देखें क्या है। देखिए भाग 5 में आपने महान्यायवादी को पढ़ा, उसी संदर्भ में भाग 6 में देखिए इसी के पैरेलल जो है एक और पदाधिकारी हैं। भाग 6 में इनकी चर्चा की है। भाग 6 आप जानते हैं, भाग 6 पूरा जो है 152 से लेकर 237 तक भाग 6 के ही बारे में कहा गया है। अगर पूछा एक प्रश्न यहाँ से 152 से लेकर 237 तक किसे परिभाषित किया गया है, तो आप बता सकते हैं कि राज्य को। राज्य संबंधी जो भी बातें होंगी वो 152 से लेकर 237 में निहित हो जाएंगी। एक क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखिए, जिस प्रकार से देखिए जैसे केंद्र सरकार में भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देने के लिए एक महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार जो है स्टेट में मतलब राज्य में क्या होगा, राज्य में उसी के समान एक महाधिवक्ता होता है। क्या होता है? महाधिवक्ता, जिसको हम लोग कहते क्या हैं, राज्य का महाधिवक्ता कहते हैं। देखिए क्या लिखा है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, मतलब राज्य महाधिवक्ता के नाम से उसको जाना जाता है। इसकी चर्चा देखिए किस अनुच्छेद में है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में किसकी चर्चा है, तो आप बता सकते हैं कि महाधिवक्ता की चर्चा है। पहला क्वेश्चन वहां से कि राज्य को किस भाग, देखिए भाग आपने जाना भाग 6, राज्य जो है भाग 6 में परिभाषित है। अगर अनुच्छेद पूछा तो आप बता सकते हैं 152 से लेकर 237 में राज्य परिभाषित है। अब देखिए अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में है। अब देखिए पढ़ी महाधिवक्ता होता क्या हो जानिए, भारत सरकार के, देखिए भारत सरकार के महान्यायवादी के समतुल्य राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। क्या होगा? एक महाधिवक्ता होगा। जो महाधिवक्ता होगा जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी, अर्थात विधि से संबंधित किसी भी मामले पर राज्य सरकार को अपनी राय देगा। देखिए जहां आपने केंद्र में महान्यायवादी को देखा, वहीं आप स्टेट में जो है महाधिवक्ता को देख रहे हैं। काम दोनों का समान, वहां वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और ये राज्य सरकार का। तो अनुच्छेद 165 आप लोगों का क्लियर। अब देखिए अगर ये पद संवैधानिक हो तो इनकी नियुक्ति भी किसी के द्वारा होनी चाहिए। तो नियुक्ति करेगा कौन? इनकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। देखिए मैंने आपसे कहा ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं। पहली बात, यहाँ आर्टिकल बदला था, जहाँ 165 है वहाँ 76 था। जहाँ महान्यायवादी है जहाँ महाधिवक्ता है वहाँ महान्यायवादी था। देखिए उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी और इनकी नियुक्ति यहाँ पे राज्यपाल के द्वारा की जा रही है। उसके बाद भी चीज़ें सेम। अब क्या है उसको देखिए, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, अर्थात राज्यपाल उसे चाहे जब पद से हटा सकता है। मैंने कहा अगर संविधान में प्रसाद पर्यंत पद आएगा तो इसका मतलब आप ये समझिए कि जिसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा वो अधिकारी, वो उसे किसी भी समय हटा सकता है। जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे तो राष्ट्रपति हटा सकता है। अगर राज्यपाल के संबंध में ये बात कही गई है तो राज्यपाल हटा सकता है। देखिए या तो राज्यपाल को त्याग पत्र दे सकता है, या तो राज्यपाल हटा सकता है, या राज्यपाल को वह त्याग पत्र दे सकता है। अब देखिए योग्यता क्या विहित कही गई, जो योग्यता वहाँ सर्वोच्च न्यायालय के बारे में थी वो यहाँ उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए ऐसा व्यक्ति राज्य महाधिवक्ता बनने के काबिल हो गया, बनने की योग्यता रखता हो। देखिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता, देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। जहां वहाँ उच्चतम न्यायालय था, यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात की गई है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता संबंधी प्रावधान आपको अनुच्छेद 217(3) में मिलेगा। एक वीडियो हम सर्वोच्च न्यायालय पे कवर कर चुके हैं, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लाने वाला हूँ। तो उसमें हम लोग उच्च न्यायालय को
कवर करेंगे। ठीक, जो भी हाई कोर्ट है उसके बारे में हम लोग वहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए 165 में किसके बारे में प्रावधान, महाधिवक्ता के बारे में होगा। क्या, महान्यायवादी के समान, समतुल्य मतलब समान, राज्य में एक महाधिवक्ता होगा जो राज्य सरकार को विधिक मामलों पर क्या देगा, सलाह देगा। योग्यता क्या होगी उसकी, आपने जाना, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। राज्यपाल उसे चाहे जब पद से हटा सकता है या तो महाधिवक्ता उसको त्यागपत्र दे सकता है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति, मैंने बताया, देश के लिए काम करेगा तो उसको वेतन भी मिलना चाहिए। तो वेतन का निर्धारण के कर्ता कौन है उनको देखिए। वेतन एवं पदावधि, वेतन एवं पदावधि जो राज्यपाल निर्धारित करे, जो राज्यपाल निर्धारित करे। अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, केवल आर्टिकल को छोड़कर। आप ध्यान दीजिएगा कि वेतन वही मिलेगा जो राज्यपाल निर्धारित करेगा। वहाँ राष्ट्रपति निर्धारित करता था, यहाँ राज्यपाल। तो तुलनात्मक ढंग से पढ़िएगा ताकि दोनों पॉइंट या दोनों टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए इसके अधिकार, अब यहाँ इसके अधिकारों की चर्चा हम करते हैं कि अधिकार इसके कौन कौन से हैं, आप उसको देखिए। महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल आप जानते हैं, राज्य विधानमंडल मतलब कौन, देखिए राज्य विधानमंडल में दो चीज शामिल आप जानते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अगर जहां शब्द लिखा जाए विधानमंडल, राज्य न भी लिखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, विधानमंडल अगर लिखा जाए तो आप समझ जाइए कि विधानमंडल का मतलब वो दो बातें कहना चाहता है आपसे, विधान परिषद और विधानसभा। अगर ये दोनों नहीं लिखा रहेगा, इन दोनों को कॉमन करके एक चीज ये लिखा जाता है। उसी संदर्भ देखिए कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। किसी भी सदन का मतलब ये दोनों सदनों से है, किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अपना विचार प्रस्तुत कर सकता है, बोल सकता है, सब कुछ कर सकता है। मगर परंतु देखिए यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि मतदान का अधिकार नहीं, परंतु मतदान नहीं कर सकता, परंतु मतदान नहीं कर सकता। अगर पूछा कि क्या महाधिवक्ता को विधानसभा के संबंधित किसी मामले में मतदान करने का अधिकार, सही कि गलत, तो आप बता सकते हैं कि वो गलत है, क्योंकि उसे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं। अधिकार प्राप्त क्यों नहीं, क्योंकि वो किसी भी राज्य के, जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, इसलिए उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, वह न्यायालय में राज्य सरकार के विरुद्ध आने वाले मामलों में, देखिए अगर न्यायालय में बहुत से ऐसे मुकदमे आते हैं जो कि किसी व्यक्ति या किसी कंपनी, संस्था, कर्मचारी, किसी भी के द्वारा, हो सकता है राज्य के विरुद्ध ही दायर किया गया हो। तो अगर राज्य के विरुद्ध, अगर मान लीजिए राज्य के विरुद्ध कोई मामला आया है या राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मामला आया है, तो उसको देखने के लिए महाधिवक्ता की ही नियुक्ति की जाती है। मतलब वो ऐसे मामलों में सरकार का पक्ष कौन रखता है, देखिए सरकार का पक्ष कौन रखेगा, महाधिवक्ता रखेगा, आप जानते हैं इसको। फिर से वही पुराना टॉपिक जो आपने पीछे पढ़ा भी कि महाधिवक्ता को भी उसकी निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता। मतलब किसी भी न्यायालय में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसी भी न्यायालय में जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब वकालत कर सकते हैं। तो वकालत करने के संदर्भ में ध्यान दीजिए, ये वकालत उन्हीं मामलों की करेंगे जहां इन मामलों के खिलाफ इन्होंने सरकार का पक्ष नहीं रखा है। मान लीजिए किसी मामले में सरकार की तरफ से कोई पक्ष या किसी मुकदमे की पैरवी की थी, अब फिर से वही मामला मान लीजिए सरकार के विरुद्ध दायर होता है, तो उस चीज़ के वकील नहीं नियुक्त किए जाएंगे किसी भी लोग, कर्मचारी या संस्था के द्वारा। उस मामले के में ये सरकार की तरफ से नहीं, या व्यक्ति की तरफ से भी नहीं बोलेंगे, या इनको मतलब भाग लेने का कोई अधिकार नहीं। नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए एक और छोटा सा टॉपिक, जैसे आपने अनुच्छेद 76 देखा, आपने अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी देखा, आपने आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता देखा, दो आर्टिकल आपने देखा, ये भाग 5 का हिस्सा, ये भाग 6 का हिस्सा। उसी संदर्भ में एक छोटा सा टॉपिक और, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आइए उसकी चर्चा हम करते हैं यहाँ पे। देखिए भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक टॉपिक देख लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहा क्या जाता है। आजकल जो है अखबारों में या विद्यार्थियों के द्वारा या किताबों में आपको इसकी जगह पे CAG की जगह पे आपको कैग मिलेगा, कैग।
सीएजी को ही कैग कहा जाएगा। अगर कैग लिखा है या कैग कहा जा रहा है तो आप जान लीजिए कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में बातें की जा रही हैं। अब पूछेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक संविधान के किस भाग में है, तो आप बताइए भाग 5 में है। कहाँ पे है? भाग 5 में है। फिर अगला क्वेश्चन, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप बताइए अनुच्छेद 148 से लेकर 151 जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है। 3 क्वेश्चन यही। सीएजी किस भाग में है? देखिए जहां नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा वहां पे सीएजी कहेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात की जा रही है, मतलब कैग। तो कैग आपको कहाँ मिलेगा भारतीय संविधान में? भाग 5 में मिलेगा। भाग 5 में कहाँ मिलेगा? अनुच्छेद 148 से लेके 151 में। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या चीज़ यहाँ दर्शाई गई है। देखिए एक पॉइंट है, देखिए कि सर्वप्रथम लॉर्ड कैनिंग आप लोग जानते हैं, जबकि 1857 का विद्रोह इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं मित्रों, ध्यान दीजिए शब्द क्या लिखा है यहाँ पे। शब्द लिखा है महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया। महालेखा परीक्षक के पद का सृजन कब किया गया? सबसे पहले तो आप बता सकते हैं कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग के समय। अब यही जो महालेखा परीक्षक उस समय था, यही धीरे धीरे जितने भी अमेंडिंग एक्ट्स हुए या रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट जो भी है, भारत सरकार अधिनियम, उन्हीं के प्रावधानों के तहत स्थापित होते होते धीरे धीरे ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना या भारत के महालेखा परीक्षक के रूप में स्थापित हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए, जो महानियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसका कार्य क्या है, उसके कार्य को हम लोग यहाँ देखते हैं। कार्य क्या है उसका? संघ एवं राज्य के संपूर्ण, देखिए संघ एवं राज्य मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के विषय में बातें कही जा रही हैं कि सीएजी का जो कार्य होगा वो कार्य क्या है, इसको एक छोटी से लाइन में आप समझ जाइए। संघ एवं राज्य के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली, देखिए संपूर्ण वित्तीय प्रणाली का मतलब क्या है इसको जानिए। जो भी आय होगा राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा, जो व्यय होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा, के कार्य पर निगरानी रखने के लिए, किसके लिए? निगरानी रखने के लिए, राज्यों में निगरानी रखने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब कैग की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? कैग की नियुक्ति की जाती है। देखिए कैग अकेले मतलब नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक तो पूरे देश को चला नहीं सकता, तो होगा क्या? अलग अलग राज्यों में सीएजी का मतलब मैंने अभी बताया आपको कैग। सीएजी के कार्यों में सहयोग के लिए कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। क्या नियुक्त किए जाते हैं? कई अन्य अकाउंटेंट जनरल नियुक्त किए जाते हैं। कहाँ नियुक्त किए जाते हैं? राज्यों में। नेक्स्ट देखिए क्या है इसके बारे में। अभी आपने देखा कि इसके पद के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, तो आप समझ गए हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में धीरे धीरे वही चल के भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक बना। कार्य आपने देखा कि संघ और राज्य के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली पर निगरानी रखना। अब देखिए अनुच्छेद 148 जैसे आप जानते हैं, इसके बारे में प्रावधान कहाँ है? 148 आर्टिकल 148 से लेके 151 तक। तो आइए 148 हम लोग देखते हैं पहला यहाँ पे। तो अनुच्छेद 148 कहता क्या है? ये भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा मतलब सीएजी होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पॉइंट ही जो भी चीज़ है सब एकदम बिंदुवार ही है, एक से एक रिलेट है, आप उसको बस धीरे धीरे देखते रहिए। अनुच्छेद 148 में क्या कहा गया कि भारत के लिए एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ देखिए राष्ट्रपति के समक्ष अनुसूची 3 के प्रावधान के तहत। मैंने बताया था आपसे, आप एक बार फिर उसको देख लीजिए कि जहां संविधान में राष्ट्रपति के लिए शपथ प्रावधान अनुच्छेद 60 में अलग से निहित है, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 69 जो है 69 में है, और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 159 में। ध्यान दीजिए, ये 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनके बारे में शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में न दिए जाके इनके लिए एक अलग से आर्टिकल बना। आर्टिकल में दिया गया राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति कहाँ दिया गया? अनुच्छेद 60, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 मतलब 69, और राज्यपाल के लिए अलग जो है 159 159 में दिया गया। बाकी जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी होंगे उनके लिए शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में। ध्यान दीजिएगा, अगर
क्वेश्चन यहाँ से निकल के आया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक के शपथ का प्रावधान कहाँ है। ऐसे अगर कई आर्टिकल दे दिए तो आप इनमें से जान सकते हैं कि अनुसूची 3 में दिया है, किसी अनुच्छेद के तहत नहीं दिया गया है। देखिए संविधान में 12 अनुसूचियाँ, जो आप 22 भाग पढ़ेंगे, जो 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे या जितने उपखंड पढ़ेंगे, तो एक दिन में या एक ही वीडियो में उसको कवर नहीं किया जा सकता दोस्तों। आप जो है धीरे धीरे देखिए, एक एक आर्टिकल देखते रहिए, बीच बीच में चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे एक अनुसूची, जैसे 12 अनुसूची है तो अनुसूची, उसमें से एक अनुसूची आपको अभी यहाँ मिल गई कि अनुसूची 3 में क्या है, तो आप कह सकते हैं कि अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान, देखिए एक अनुसूची यहाँ से निकल कर रही। 395 अनुच्छेद हैं तो 3 अनुच्छेद आपके सामने यहाँ पे। और क्या है, अभी आप नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ रहे हैं तो 148 से लेके 151 आपका भी यहाँ कवर हो जाएगा। तो धीरे धीरे ऐसे ही पूरे आर्टिकल हम लोग कवर करते चलेंगे। तो आपने देखा 148 में भारत के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति के समक्ष ही शपथ लेगा अनुसूची 3 के प्रावधान के तहत। वेतन कितना मिलेगा? जो संसद निर्धारित करेगी। देखिए इसके मामले में चीजें थोड़ा अलग हैं। वेतन इसको कौन देगा? संसद। संसद। वर्तमान में अगर वेतन पूछा तो आप बता सकते हैं कितना है? 2.5 लाख। वर्तमान वेतन 2.5 लाख। दिया कहाँ से जाएगा? भारत की संचित निधि से। कहाँ दिया जाएगा? भारत की संचित निधि से। मैंने आपसे कहा कि देखिए फिर एक अनुच्छेद आपके सामने निकल कर आया। अगर पूछा कि अनुच्छेद 266 का संबंध किससे, तो आप बता सकते हैं भारत की संचित निधि से है। किससे? भारत की संचित निधि से है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बारे में संचित निधि का प्रावधान दिया गया है। यही क्वेश्चन अगर उलट के पूछा कि भारत की संचित निधि बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप बता सकते हैं अनुच्छेद 266 में। तो देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन बने भारत के, तो उनका नाम आप लोग याद कर लिए कि वी नरहरि राव बने थे। कौन बने थे? वी नरहरि राव। 1948 से लेके 1954 तक इनका कार्यकाल आप देख लीजिए। 1948 से लेकर 1954 तक। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो पहले आपने देखा कि पहले कौन थे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव। और इसमें वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है इनका? गिरीश चंद्र मुर्मू नाम याद रखिए। ये 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक है भारत के। क्रमांक पूछेगा तो 14वां। अब देखिए पदावधि क्या होगी। पदावधि मतलब कि जो कैग होगा वो कब तक अपना पद धारण करेगा? सीएजी। तो कैग की पदावधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष। देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष तक पद पर बना रहेगा, जो पहले पूर्ण हो। मतलब इसका क्या है, अगर मान लीजिए उसका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो गया, 6 वर्ष पूरा हो गया तब वो रिटायर हो गया समझ लीजिए, या तो उसकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए। मान लीजिए उसकी उम्र इस समय 65 वर्ष है और कार्यकाल उसका 4 ही वर्ष बीता है, तो भी रिटायर वो हो जाएगा। यही मतलब है इसका, ध्यान दीजिएगा। देखिए पदमुक्त की क्रिया मतलब सीएजी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। पदमुक्त मतलब पदच्युति की क्रिया जो होती है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ यही देखते हैं। देखिए प्रक्रिया वही होगी जो आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। तो आप लोगों ने, मैंने बताया न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को देखा। सर्वोच्च न्यायालय में आप एक एक करके जितने भी आर्टिकल थे आपने देखा उसको। तो वहाँ केवल 2 ही आधार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए बताए गए थे। एक पहला कौन सा आधार था? एक था आपका सिद्ध कदाचार, मतलब जो एक प्रूव्ड मिसबिहेवियर था, आप वहाँ देखे थे। प्रूव्ड मिसबिहेवियर था। और दूसरा जो है इनकैपेसिटी था। इनकैपेसिटी था। तो आप लोगों ने वहाँ देखा 2 ही आधार दर्शाए गए, एक सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। सिद्ध कदाचार और असमर्थता। उसको पदमुक्त करने के लिए केवल 2 ही आधार, सिद्ध कदाचार और समर्थता क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। नेक्स्ट देखिए क्या है। तो नोट देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ देखिए आप लोगों के लिए बनाया गया है। तो नोट क्या है वो, सीएजी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप। जो कैग होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करेगा। जहां आपने देखा महान्यायवादी, आपने देखा महान्यायवादी को और आपने देखा महाधिवक्ता को। महाधिवक्ता को ये
राज्यपाल आपने लिखा, यहाँ आपने राष्ट्रपति लिखा। चलिए देखिए, महान्यायवादी जहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता था, मतलब राष्ट्रपति उसको चाहे जब हटा सकता था। राज्यों की बात करें तो वहाँ जो है राज्यपाल किसको, महाधिवक्ता को चाहे जब पद से हटा सकता था, क्योंकि महाधिवक्ता राज्यपाल के ही प्रसाद पर्यंत पद धारण करता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, जो कैग है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। अगर कूट संबंधित प्रश्न आएंगे तो ऐसे प्रश्न अंदर से पूछेगा। आप लोग ये मत समझ के निकलिए कि 148 सीधा आर्टिकल पूछ के निकल देगा, वह बता के परीक्षा पास कर ले जाएंगे आसानी से कि किस आर्टिकल में जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान दिया गया है। तो सीएजी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। सेकंड देखिए, सेवा समाप्ति के बाद जब वो सेवा उसकी समाप्त हो जाएगी तो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा, कोई भी पद धारण नहीं करेगा। देखिए, जहां उन दोनों के बारे में प्रावधान ये दिया गया कि उनको निजी प्रैक्टिस से रोका नहीं जा सकता, वहीं सीएजी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो कोई भी पद धारण नहीं करेगा। जब वो सेवा से मुक्त हो जाएगा कोई भी पद धारण नहीं करेगा। अब देखिए, संसद ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। आप लोग इसकी ध्यान दीजिएगा। ये वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं। संसद ने एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम पारित किया। वर्ष था 1971 का। वर्ष कौन सा था? 1971 में जो है एक अधिनियम पारित हुआ, उसका नाम था नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। इसमें हुआ क्या, इसमें एक अमेंड किया गया, मतलब इसमें एक संशोधन किया गया। और संशोधन करके देखिए 1976 में जो अकाउंटिंग का काम होता है, किसका? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग करके उसके कार्य को सरकारी लेखा तक सीमित किया गया। किस लेखा तक? अगर पूछा कि उसके कार्यों को सीमित कर कहां तक बनाया गया तो आप बता सकते हैं सरकारी लेखा तक उसके कार्यों को सीमित किया गया। वर्ष कौन सा था? 1976। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिनियम अगर पूछा किस वर्ष पारित हुआ तो आप बता सकते हैं 1971 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार्य एवं शक्तियां। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा हम यहाँ करते हैं कि उसके कार्य और शक्तियां क्या हैं। तो कार्य और शक्तियां आप जानते हैं, अनुच्छेद 148 से लेके हम लोगों को 148 पढ़ना है, 149, 150 और 151। 148 हमने पढ़ा, ये 149 के बारे में देखते हैं। भारत एवं राज्य की संचित निधि से व्यय की समीक्षा। जो भारत की संचित, देखिए भारत एवं राज्य की जो संचित निधि है कि व्यय की समीक्षा, जो भारत की संचित निधियां होती हैं, जो आकस्मिक निधि या राज्य के लिए जो संचित निधि बनाई जाती है, उससे जो पैसा निकलता है, व्यय खर्च किया जाता है उससे, उसकी समीक्षा कौन करेगा? नियंत्रक महालेखा परीक्षक करेगा। देखिए, जहां राज्य की भारत सरकार, देखिए आपने देखा कि भारत की संचित निधि के बारे में प्रावधान अभी मैंने बताया आपको पीछे अनुच्छेद 266 में है। वहीं अगर आकस्मिक निधि की बारे में पूछे तो आप जान सकते हैं आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि को परिभाषित किया गया है। मतलब इससे भी संबंधित जो भी मामले या जो भी आय व्यय की गणना होगी वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ही की जाएगी। देखिए, इस क्रम में न तो ये आर्टिकल आता है न ये आर्टिकल आता है, लेकिन अगर चीजें को रिलेट हैं तो यहाँ बताना जरूरी। देखिए, एक आर्टिकल फिर से आपके सामने यहाँ पे 267। अगला पॉइंट देखिए, राज्य और संघ के बीच, जो राज्य और संघ के बीच आय व्यय राजस्व निर्धारण, देखिए जो रेवेन्यू से संबंधित जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे केंद्र और राज्यों के बीच, उसका भी निर्धारण, उसके निर्धारण की जो नियमावली बनाई जाती है वो कैग के द्वारा ही बनाई जाती है। देखिए, राजस्व निर्धारण, वितरण आदि के लिए नियमावली बनाना किसका काम? कैग का काम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किए गए व्यापार लाभ हानि आदि की समीक्षा। हर मामले में देखिए समीक्षा ही शब्द आ रहा है, मतलब सीएजी का मुख्य कार्य ही यही है, आय व्यय की निगरानी रखना, लाभ हानि आदि के बारे में समीक्षा करना या जो भी खर्च होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है इसके बारे में, अनुच्छेद 150 देखिए क्या है। अनुच्छेद 150 आपने 148 देखा, 149 देखा, आइए हम लोग 150 देखते हैं। 150 क्या है? देखिए 150 कहता क्या है, अनुच्छेद 150 क्या है उसको देखते हैं हम लोग यहाँ। संघ और राज्य की लेखाओं से संबंधित, देखिए संघ और राज्य की लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट एक ऐसे प्रारूप, देखिए दो बातें यहाँ आपको इंपॉर्टेंट करना जरूरी, क्योंकि 50 और 51 में थोड़ा सा अंतर करना मुश्किल, तो उसको आप देखते रहे यहाँ पे कि संघ और राज्य की लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट को ऐसे प्रारूप में राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसको हो उसकी सलाह से नियत करे। अर्थात क्या है, जो कि रिपोर्ट ये अगर देखिए केंद्र की बात करें तो अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ये
राष्ट्रपति को देगा, और राज्य के संबंध में अगर बात करेंगे आप तो ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को देगा। तो जब अपनी रिपोर्ट ये देगा तो वो एक ऐसा प्रारूप में देता है जिसको होता, जैसे मान लीजिए अपने हिसाब किताब के लिए लोग रखे रहते हैं कि देखा जाए कि बाद में कितना खर्च हुआ है कितना नहीं, ऐसे मतलब उस प्रारूप में ही प्रस्तुत करेगा, ताकि चीज़ें जो है बाद में अगर देखने पे भी स्पष्ट हो सकें कि क्या व्यय या क्या भी रिपोर्ट बनाई गई है। अब देखिए इसके संदर्भ में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए जो शुद्ध आगम या शुद्ध आय अगर पूछा अनुच्छेद 279 में क्या है तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 279 क्या है। डायरेक्ट एक लाइन का क्वेश्चन, शुद्ध आगम या शुद्ध आय से संबंधित, किससे संबंधित, शुद्ध आगम या शुद्ध आय से संबंधित, अनुच्छेद 279। तो शुद्ध आगम और शुद्ध आय की गणना सीएजी के द्वारा ही प्रमाणित की जाती है। जो गणनाएं होंगी देश के संदर्भ में उसका प्रमाणन कौन करेगा, कैग ही करता है, उसको प्रमाणित कैग करता है। देखिए फिर से एक अनुच्छेद आपके सामने 279। तो जो मैंने बताया आपको कि 395 अनुच्छेद आप पढ़ेंगे तो 395 न तो एक दिन में देखिए पढ़ाया जा सकता है मित्रों, और पढ़ाया जा भी सकता है तो आप लोग उसको तैयार नहीं कर सकते इस तरीके से। तो बीच बीच में ऐसी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहेंगे, आप बुक में देखेंगे, यूट्यूब चैनल्स में देखेंगे, आप जब भी पीडीएफ देखेंगे या वीडियो आप देखेंगे तो आप इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा ध्यान से। नेक्स्ट देखिए क्या है, जहाँ आपने 148 देखा, 149 देखा, 150 देखा, वहीं 151 देखिए। अनुच्छेद 151 कहता क्या है। 151 में क्या है, वित्तीय वर्ष के अंत में सीएजी जो फाइनेंशियल ईयर होता है आपका जानते हैं अप्रैल वाला, सीएजी जो है संघ की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों, देखिए प्रतिवेदन है हिंदी शब्द है, उससे आप भ्रमित मत होइए, जो आप रिपोर्ट कहते हैं उसी को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में सीएजी संघ की लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों मतलब रिपोर्ट को राष्ट्रपति के समक्ष रखता है तथा राज्य से संबंधित लेखाओं को राज्यपाल के समक्ष रखता है। यही आपका है 151 सॉरी दोस्तों, यही है आपका अनुच्छेद 151। जो फाइनेंशियल ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो भी रिपोर्ट का एक प्रस्तुत करेगा, अगर देखिए भारत सरकार से संबंधित है, केंद्र के बारे में है तो राष्ट्रपति को देगा, अगर राज्य से संबंधित है तो राज्यपाल के समक्ष वो प्रस्तुत करता है। अब इसके संदर्भ में देखिए दो नोट आप लोगों के यहाँ इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं। पहला देखिए क्या है, लोक निधि, डायरेक्ट देखिए ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब एक ही लाइन में प्रश्न और एक ही लाइन में उत्तर कैसे बनेगा उसको देखिए। अगर पूछा लोक निधि पर व्यय की निगरानी रखने के लिए किसे प्रहरी बनाया जाता है। प्रहरी एक हिंदी देखिए, प्रहरी के लिए यहाँ इंग्लिश वर्जन वॉच डॉग क्या लिखा गया है, वॉच डॉग की संज्ञा यहाँ दी गई है कि लोक निधि पर व्यय की निगरानी रखने के लिए किसे प्रहरी मतलब वॉच डॉग की संज्ञा दी जाती है। तो आप जानिए सीएजी को, किसको, सीएजी। सीएजी का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। लोकनीति मतलब आप जानते हैं जो पब्लिक फंड होता है, जो पब्लिक फंड है उस पर निगरानी के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है, किसे लोकनिधि का अभिभावक। लोकनिधि मैंने आपको बताया, लोकनिधि का मतलब क्या आप जानते हैं, पब्लिक फंड, जो भी पब्लिक फंड है उसी को लोकनिधि कहा जाता है। किसको, जो पब्लिक फंड है। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि लोकनिधि पर व्यय की निगरानी के रखने के लिए किसे प्रहरी या वॉचडॉग की संज्ञा दी जाती है, तो कैग को, कैग का मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। सेकंड पॉइंट देखिए, किसे लोकनिधि का अभिभावक, लोकनिधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो भी उत्तर आपका कैग होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट, लोक लेखा समिति। देखिए जब संसदीय समितियां